दोस्तों हाल ही में मैंने रंगनायकी नाम की एक थ्रिलर ड्रामा मूवी देखी है जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दयाल पद्मनाभम जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 7.8 आउट ऑफ 10। आप इस फिल्म को YouTube पर हिंदी में देख सकते हो। रंगनायकी नाम की एक लड़की स्कूल में म्यूजिक टीचर का काम करती है और इसी तरह से वो अपनी जिंदगी बहुत ही खुशहाल तरीके से बिता रही होती है। लेकिन तभी अचानक उसकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिस वजह से उस लड़की की पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाती है। अब दोस्तों वो इस दुर्घटना से कैसे लड़ेगी, इस सफर में उसका कौन कौन साथ छोड़ देगा और कौन उसका साथ निभाएगा और क्या वो अपने अपराधियों को सजा दिलाने में कामयाब हो पाएगी, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। ये एक बहुत ही अच्छी और इमोशनल कहानी है जो हमें किसी के ऊपर भी विश्वास ना करना सिखाती है, क्योंकि आपको कभी भी धोखा मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें रंगनायकी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो किसी जंगल में अपने आप को बचाने के लिए भाग रही होती है और उसका कोई पीछा कर रहा था। भागते भागते उसके सामने तार से लगा हुआ एक घेरा आ जाता है जिस वजह से अब वो आगे भाग नहीं सकती थी और तभी दूसरी तरफ से उसके ऊपर कोई अटैक करता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर रंगनायकी की नींद खुलती है। मतलब कि दोस्तों उसने ये डरावना सपना देखा था। अब उठने के बाद वो अपना फोन चेक करती है तो उसे उसकी माँ ने एक मैसेज भेजा था जिसके रिप्लाई में वो अपने माँ से कहती है कि माँ मैं ठीक हूँ। इस तरह का वॉइस मैसेज अपनी माँ को भेज देती है। उसके बाद रंगनायकी तैयार होकर जॉगिंग करने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक बिल्डिंग में रहने वाले चार लड़के अचानक उसके सामने आकर चिल्लाने लगते हैं। मतलब कि उसे थोड़ा सा डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर रंगनायकी तो जरा सा भी नहीं डरती, उल्टा वो उन लोगों से कहती है कि अरे क्या भाई लोग, रात को तुम लोगों की आवाज चली गई थी क्या, जो सुबह उठकर भाव भाव कर रहे हो। तो उसमें से एक लड़का वासु कहता है कि क्या सिस्टर तुम्हें सचमुच में डर नहीं लगा या फिर तुम फोन में बिजी थी इसलिए तुम्हारा ध्यान नहीं गया। रंगनायकी कहती है कि ऐसा भी हो सकता है। तो वो लोग उससे कहते हैं कि हम लोग हर बार आपको डराने की कोशिश करते हैं लेकिन तुम हो कि कभी भी नहीं डरती। बाकी लड़कियां तो छिपकली और कॉकरोच देखकर ही बहुत ज्यादा डर जाती है। रंगनायकी कहती है कि मैं बाकी लड़कियों जैसे नहीं हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। और वो उन लोगों को बाय कहकर वहाँ से जाने लगती है। अब यहाँ गार्डन में जॉगिंग करने के बाद वो एक जगह पर आकर बैठ जाती है। उसके बाद वो अपने दोस्त जानसी को कॉल करती है और यहाँ पर ये दोनों हंसी खुशी बातें करने लगते हैं। तब रंगनायकी उसे हम कहीं बाहर घूमने के लिए जाए क्या, ऐसा पूछती है। तो जानसी कहती है कि नहीं यार मैं नहीं आ सकती। पिताजी और माँ की दवाइयों के लिए जीजा जी ने पहले से बहुत ज्यादा खर्चा किया है और मेरे काम से जो पैसे मिलते हैं उसमें से मैं सिर्फ अपना घर खर्चा ही चला सकती हूँ और अब घूमने फिरने के लिए पैसे निकलना पॉसिबल नहीं होगा। रंगनायकी कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। तो बताओ आज तुमने क्या स्पेशल बनाया है। जानसी कहती है कि बाजरे की रोटी। तो रंगनायकी उसे अपने लिए भी लाने के लिए कहती है। दरअसल दोस्तों ये दोनों एक ही स्कूल में टीचर होती है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज करने के बाद रंगनायकी अपने घर पर पहुँचती है, फिर अपने लिए हलवा बनाती है और स्कूल जाने की तैयारी करती है। अब स्कूल जाते वक्त वो अपने साइड वाले चंदू के घर का दरवाजा खटखटाती है। उसे लगता है कि वो सारे लड़के दरवाजा खोलेंगे और वो उन्हें डरा देगी। तो जैसे दरवाजा खुलता है वो लड़कों को डराने के लिए जोर जोर से चिल्लाती है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर तो चंदू के पिताजी खड़े थे जिन्हें देखकर तो रंगनायकी का पोपटी हो जाता है। अब उसके बाद चंदू बाहर आता है और रंगनायकी से कहता है कि अरे सिस्टर आप यहाँ। रंगनायकी चाचा जी से कहती है कि मैं चंदू की माने हुई बहन हूँ और यहाँ पर मैं उसे हलवा देने के लिए आई थी और ये सब कुछ जो था वो मजाक था। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। जाते वक्त वो बिल्डिंग में रहने वाले बाकी के लोगों को भी हाय हेलो करके निकलती है। अब रास्ते में उसे कृष्णा का कॉस्ट्यूम पहना हुआ एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वो कृष्ण भगवान से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अब दोस्तों यहाँ पर रंगनायकी स्कूल पहुंचकर बच्चों को संगीत सिखाती है और उसने सिखाया हुआ अधरम मधुरम गाना बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है और पूरे स्कूल में इसी गाने की चर्चा होने लगती है। दोपहर के वक्त जब सभी टीचर्स एक साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं तो माधव नाम के टीचर को देखकर रंगनायकी उसे कहती है कि क्या सर आप खाना खाने के टाइम पर भी पढ़ाई कर रहे हो। माधव कहता है कि आपका संगीत सुनकर बच्चे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुके हैं, इसलिए हम भी उन्हें मैथ्स मजेदार तरीके से पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये सभी लोग हंसी मजाक करते हुए लंच कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ पर एंट्री होती है कृष्णमूर्ति नाम के एक और टीचर की, जो कि टीचर्स डे पर नाटक में रावण का रोल करने वाले होते हैं। और यहाँ पर कृष्णमूर्ति की एक्टिंग देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बदले में रंगनायकी उसे अपना लाया हुआ हलवा खिलाती है। और दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि कृष्णमूर्ति रंगनायकी का दिया हुआ हलवा खाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो उस हाथ से काम ही नहीं करता ताकि वो हाथ गंदा ना हो जाए, क्योंकि दोस्तों उस हाथ को रंगनायकी ने छुआ था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कृष्णमूर्ति रंगनायकी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन अभी तक उसने अपने दिल की बात बताई नहीं थी।
अब यहाँ रात को जानसी अपने पिताजी को दवाई देती है। तभी वहाँ पर उसका जीजा आता है और खाना लगाने के लिए कहता है। जब जानसी खाना परोस रही होती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके जीजा की जानसी के ऊपर गलत नजर थी और ये बात जानसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन बेचारे जानसी इसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकती थी। खैर, अब उसके बाद हम यहाँ पर रंगनायकी को देखते हैं जो कि फिर से जंगल में भाग रही होती है। वहाँ पर उससे कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है और वो फिर से उस तार के घेरे के पास आ जाती है और कुछ लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार भी वो उसका सपना ही था। मतलब कि पता नहीं अचानक उसे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। शायद रंगना की कोई चीजें उसके ऊपर आने वाले संकट के बारे में आगाह कर रही हो। शायद ऐसा भी हो सकता है। मतलब कि ये सब कुछ देखकर अभी तक यही लग रहा है। अब उसके अगले सीन में हम रंगनाकी को स्कूल में देखते हैं और माधव उसके पास आकर कहने लगता है कि मैडम, कल जन्माष्टमी है, इसलिए हमारे घर पर एक छोटा सा फंक्शन रखा गया है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको इनवाइट करने के लिए आया हूँ। अब कृष्णा का नाम सुनकर रंगनायकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और माधव के घर पर फंक्शन पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये बात सुनकर माधव भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि रंगनायकी उसके साथ चलने के लिए तैयार है। फिर वो अपनी माँ को उसके साथ फोन पर बात करवाता है और माधव की माँ रंगनायकी को बहुत ही प्यार से अपने घर पर इनवाइट करती है। कहती है कि हमारा परिवार तुम्हारे बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तुम जल्दी आ जाना और मेरा बेटा माधव हमेशा तुम्हारे बारे में ही बातें करते रहता है। रंगनायकी कहती है कि ठीक है आंटी, मैं आ जाऊंगी। और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि माधव रंगनायकी को बहुत ज्यादा पसंद करता है और शायद रंगनायकी भी माधव को लाइक करने लगी है। अब इसके अगले दिन हम देखते हैं रंगनायकी माधव के घर पर पहुंच जाती है और उसे यहाँ पर देखकर माधव और उसका परिवार बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। रंगनायकी यहाँ पर गाना भी गाती है और सारे रस्म रिवाज के साथ ये फंक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर जाते वक्त माधव का परिवार रंगनायकी को उसके परिवार के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि बचपन में ही एक एक्सीडेंट की वजह से उसके माता पिता चल बसे, अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। तो माधव के परिवार वाले उसे कहते हैं कि रंगनायकी, अब तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, हम सब तुम्हारा ही परिवार है। और ये सब कुछ देखकर माधव बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अब फंक्शन खत्म होने के बाद रंगनायकी अपने घर पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों, उसके अगले ही दिन स्कूल में जाने के बाद माधव उसके पास आकर कहता है कि रंगनायकी, मुझे आपसे थोड़ी पर्सनल बात करनी है। वो हमारे स्कूल के पीछे सुब्रमण्यम स्वामी जी का मंदिर है ना, क्या आप शाम को वहाँ पर मुझे मिल सकती हो? रंगनायकी कहती है कि क्या सर, मैंने सोचा था कि आप मुझे कहीं कॉफी शॉप पर ले जाएंगे, वहाँ पर जाकर चाय या फिर कॉफी पिलाएंगे, लेकिन आप तो यहाँ पर सीधा सीधा मंदिर में बुला रहे हो। बताइए सर, क्या बात है? माधव कहता है कि एक इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए भगवान को साक्षी मानकर मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। तो अब रंगनायकी इसके लिए मान जाती है। तो शाम होने के बाद ये दोनों ही मंदिर में पहुंचते हैं और यहाँ पर प्रार्थना करने के बाद माधव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने मन की बात कैसे कहे, लेकिन दोस्तों वो फाइनली कह ही देता है। माधव कहता है कि पहले तो मुझे लगा था कि मैं शादी ही नहीं करूंगा, लेकिन आपको देखने के बाद मेरे सारे इरादे टूट गए। आप एक बहुत ही अलग और इंडिपेंडेंट लड़की है। आपका संगीत, आपका नेचर देखकर मुझे आपसे प्यार हो गया। क्या आप मुझसे शादी करना चाहोगी? अब ये बात सुनकर रंगनायकी थोड़ी सी शर्मा जाती है और वो कहती है कि आप क्या बात करना चाहते थे ये मुझे पहले से पता था, और आपने कहे थे तो मैं ही आपको प्रपोज कर देती। मतलब कि दोस्तों, ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब तभी यहाँ पर रंगनायकी के सामने उसके सामने वाले फ्लैट में रहने वाले अंकल मिलते हैं। ये दोनों आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी एक आदमी वहाँ पर आकर उनसे टकरा जाता है। वो चाचा जी उस आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से डांटता है कि तुम लोगों को तो बस मौका चाहिए, हमेशा महिलाओं को छेड़ने के बारे में ही सोचते हो तुम, चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो तुम्हें ऐसा पीटूंगा ना तो हमेशा याद रखोगे। वो आदमी कहता है कि सॉरी सर, मेरा पैर फिसल गया था इसलिए मैं यहाँ पर गिर गया। लेकिन वो चाचा जी उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और उसे डांट फटकार कर वहाँ से भगा देते हैं। अब वहाँ से जाते वक्त रंगनायकी खुद ही उस आदमी से सॉरी कहती है, क्योंकि उसे पता था कि उस आदमी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, गलती से फिसल जाने की वजह से ये सब कुछ हुआ था। और दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि रंगनायकी बहुत ही दयालु किस्म की इंसान है। अब यहाँ पर रंगनायकी माधव से कहती है कि माधव, मैं तुम्हारे परिवार के साथ कुछ बातें डिस्कस करना चाहती हूँ, इसलिए वो उसके घर पर चले जाते हैं। रंगनायकी माधव के परिवार को बताती है कि मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, शादी के बाद भी मैं ऐसे ही रहूंगी। इस तरह से वो माधव के परिवार के सामने अपनी सारी बातें रखती है ताकि उनके मन में कोई भी शंका न रहे। फिर वो कहती है कि आप सब इसके बारे में सोचिए और आपका फैसला मुझे बताइए, मैं थोड़ी देर बाहर रुकती हूँ। तो माधव की माँ उसे कहती है कि बेटा, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें तुम बहुत ज्यादा पसंद हो और मेरे बेटे ने तुम्हें सिलेक्ट किया है तो तुम एक अच्छी लड़की होगी। ऐसा कहकर सभी लोग उन दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं। अब उसके अगले ही दिन रंगनायकी और माधव अपने स्कूल में बाकी टीचर लोगों को इस खुशखबरी की मिठाइयाँ बांटने लगते हैं।
और सभी लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कृष्णमूर्ति रंगनायकी से कहता है कि रंगनायकी, तुमने मेरा दिल तोड़कर अच्छा नहीं किया। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और तुम्हें प्रपोज भी करने वाला था। मैं स्कूल के नाटक में रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और अब इस घटना के बाद रियल लाइफ में भी रावण बन सकता हूँ। लेकिन दोस्तों तभी अचानक वो हंसने लगता है और अगले ही पल कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अब पहले तो उसकी बातें सुनकर रंगनायकी और माधव बहुत ज्यादा डर गए थे। फिर उसके बाद सभी लोग वहां से जाने के बाद कृष्णमूर्ति अकेले में ही बहुत ज्यादा रोने लगता है, क्योंकि दोस्तों वह सचमुच में रंगनायकी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन अब वो उसे पाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो उससे दूर जा चुकी थी। लेकिन तभी यहाँ पर दूर से रंगनायकी कृष्णमूर्ति को रोता हुआ देखती है और उसे समझ नहीं आता कि कृष्णमूर्ति क्यों रो रहा है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके बाद रात को रंगनायकी अपने घर पर पहुंचती है। तभी वहां पर बिल्डिंग के वो लड़के केक और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर अपने रूम में जा रहे होते हैं। रंगनायकी उन्हें देखकर कहती है कि हेलो ब्रदर्स, कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि सिस्टर, आज हमारे वासु का बर्थडे है, इसलिए हम पार्टी मनाने वाले हैं। आप भी वासु का बर्थडे मनाने के लिए आ जाइएगा। तो रंगनायकी कहती है कि ठीक है, मैं फ्रेश वगैरह होकर थोड़ी देर में आती हूँ। अब उसके थोड़ी देर बाद माधव रंगनायकी को कॉल करता है और ये लोग यहाँ पर प्यारी प्यारी बातें करने लगते हैं। रंगनायकी उसे बताती है कि यह साइड वाले फ्लैट में एक बर्थडे पार्टी है और मैं वहां पर जा रही हूँ। तो माधव उसे कहता है कि ठीक है, आप वहां पर जाकर आइए, और फोन रखते हुए वो उसे आई लव यू कहता है। अब दोस्तों उसके बाद रंगनायकी उन लड़कों के रूम पर जाती है। यहाँ पर ये लोग बड़े ही धूमधाम से वासु का बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं और खाना वगैरह भी खाते हैं। अच्छी तरीके से खाना वाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं। अब दोस्तों उसके अगले दिन जब रंगनायकी की आंखें खुलती है तो उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो देखती है कि उसके शरीर पर तो कोई भी कपड़े नहीं है। वो एकदम से शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर उसके साथ क्या हुआ है, और तभी उसे धुंधला धुंधला सा कुछ याद आता है। मतलब कि वो पार्टी में आई थी और उन लड़कों ने उसे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दिया था। उसके बाद वो यहाँ पर बेहोश हो गई थी। अब रंगनायकी के कपड़े पहनती है और उस रूम में उसे एक कैमरा दिखाई देता है, जिसके अंदर उसका पूरा वीडियो शूट किया गया था। दरअसल दोस्तों उन 4 लड़कों ने उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर बेहोशी की दवा मिला दी थी, और उसके बाद इन 4 दरिंदों ने एक एक करके रंगनायकी का फायदा उठाया, उसके साथ गलत काम किया। और अब ये सब कुछ जानने के बाद रंगनायकी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसे इन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि रंगनायकी ने इन लड़कों को अपना भाई माना था। लेकिन देखिए दोस्तों, ये कलयुग है, यहाँ पर किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अब उसके बाद रंगनायकी उस कैमरा में से मेमोरी कार्ड निकालती है और उस रूम से बाहर आती है। तो वहाँ पर ये चारों लड़के नशे की हालत में बेहोश पड़े हुए थे। वो उन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए उनका एक वीडियो भी शूट करती है और वहाँ से अपने फ्लैट पर आ जाती है। वो अपना लैपटॉप खोलती है और इंटरनेट पर इस अपराध के खिलाफ कैसे लड़ा जा सकता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ती है, और रंगनायकी ठान लेती है कि वो उन लड़कों को सजा दिलवा कर ही रहेगी। अब वो अपनी बिल्डिंग से निकलती है, गाड़ी निकालकर पुलिस स्टेशन जाने लगती है। जाते वक्त बीच रास्ते में माधव को कॉल करके सीधा पुलिस स्टेशन आने के लिए कहती है। अब पुलिस स्टेशन का नाम सुनकर माधव बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है, रंगनायकी ने मुझे पुलिस स्टेशन आने के लिए क्यों कहा होगा। अब उसके बाद रंगनायकी पुलिस स्टेशन पहुंचकर वहां के इंस्पेक्टर के सामने कहती है कि सर, मेरे ऊपर हुए सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। अब पुलिस ऑफिसर सूर्या रंगनायकी की हालत देखकर वो भी समझ जाता है कि यहाँ पर मामला कोई गड़बड़ है। वो कांस्टेबल लक्ष्मी को अपने पास बुलाता है और उसका स्टेटमेंट लिखने के लिए कहता है, और तब तक अब यहाँ पर माधव भी पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। रंगनायकी पेन और पेपर लेकर उसके साथ जो जो घटना हुई वो सब कुछ उस पेपर पर लिखती है। अब उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर सूर्या रंगनायकी को कांस्टेबल लक्ष्मी के साथ हॉस्पिटल जाकर मेडिकल चेकअप करके बाकी की प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए कहता है, और उसके बाद ये लोग हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ इस तरफ इंस्पेक्टर सूर्या तुरंत ही उस फ्लैट पर पहुंचता है और उन चारों लड़कों को पकड़कर जेल के अंदर डाल देता है। उनकी बहुत ही अच्छी तरीके से धुलाई करता है। अब यहाँ हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद रंगनायकी का मेडिकल चेकअप किया जाता है, उसके कपड़े लिए जाते हैं और फिर उसे गर्भ निरोधक गोलियां भी दी जाती है। उसके बाद रंगनायकी को काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो इस घटना से डिप्रेशन में ना चली जाए। अब हॉस्पिटल का सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद रंगनायकी माधव से कहती है कि माधव, मैं इस घटना के बारे में तुम्हारे परिवार को बताना चाहती हूँ, मैं उन्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहती। माधव उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं मानती। फिर वो दोनों माधव के घर पर पहुंच जाते हैं। अब रंगनायकी उसके साथ जो हादसा हुआ है उसके बारे में माधव के परिवार वालों को बताती है, और अब शादी को लेकर उनका क्या फैसला है इसके बारे में सोचने के लिए कहकर थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर रुकती है।
अब दोस्तों यहाँ पर माधव की माँ अपने परिवार वालों से कहती है कि इतना सब कुछ होने के बाद मैं इस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। दादाजी कहते हैं कि वो लड़की पहले से ही बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रही है, जरा उसके बारे में सोचो। उसके साथ ये एक दुर्घटना हुई है, उसने जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन अब उसके परिवार का कोई भी सदस्य इस शादी के लिए तैयार नहीं था। माधव की माँ कहती है कि शादी होने के बाद आगे जाकर अगर इन दोनों में इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ तो इनका रिश्ता टूट भी सकता है। इसीलिए अब मैं इस लड़की को अपने घर की बहू बनाने का रिस्क नहीं ले सकती। उसके बाद ये लोग माधव से पूछने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है। माधव भी कहता है कि जैसा माँ को ठीक लगे मैं वैसा ही करूंगा। तो दोस्तों अब उन लोगों की सभी बातें रंगना की सुन लेती है और फिर उन लोगों से कहती है कि आप लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हो ये मैंने नहीं सोचा था, लेकिन शादी होने से पहले ही अच्छा हुआ कि मुझे आपकी सच्चाई पता चल गई। आप लोगों के असली चेहरे मेरे सामने आ गए और माधव अब तुम मुझे भूल जाओ, ऐसा कहकर रंगना की वहां से चली जाती है। अब दोस्तों घर पर आने के बाद रंगना की बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो खुद को बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी क्योंकि यहाँ पर उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए वो अपने फ्रेंड जानसी को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वो उसे एक वॉइस मैसेज भेजती है कि टाइम मिलने के बाद उसे तुरंत ही कॉल करे। अब उसके अगले दिन हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम उन लड़कों के पेरेंट्स को देखते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर सूर्या उन लोगों को डांटते हुए कहता है कि आप लोगों ने अपने बच्चों को कैसी परवरिश दी है, आपके लाड प्यार ने ही इन बच्चों को बिगाड़ दिया है। चार लड़कों ने एक साथ एक लड़की के ऊपर इतना अत्याचार किया, लेकिन ऐसा करने से पहले उन लोगों को जरा सा भी डर नहीं लगा। एक लड़की के साथ इतना घटिया काम किया, ये जानकर मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जी चाह रहा है कि इन लोगों को यहीं पर खत्म कर दूं, लेकिन हमारे हाथ तो कानून से बंधे हुए हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो अब हम यहाँ पर चंदू के पिताजी जो कि न्यूज चैनल में एडिटर का काम करते हैं उन्हें देखते हैं। वो कहते हैं कि सर प्लीज आप हमारे लड़कों को छोड़ दीजिए, वो आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेंगे। अगर कुछ ले देकर इस मामले को सॉर्ट आउट किया जा सकता है तो हम पैसे देने के लिए भी तैयार है। अब दोस्तों यहाँ पर रिश्वत की बात सुनकर पुलिस ऑफिसर सूर्या और भी ज्यादा भड़क जाता है। कहता है कि पहले तो यहाँ पर मेरा दिमाग सटक चुका है और आप ऐसी बातें करोगे तो मुझे पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। अगर तुम लोगों को सच में अपने बच्चों की चिंता है ना तो उन्हें उनकी गलतियों की सजा मिलने दो। उन्हें पता चलने दो कि एक लड़की के साथ अत्याचार करने का क्या परिणाम होता है। और एक बात समझ लो, यहाँ पर आपकी दाल नहीं गल सकती, तुम्हें इस केस को लेकर कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। चलो निकलो यहाँ से। ऐसा कहकर वो सभी लोगों को पुलिस स्टेशन से भगा देता है। अब यहाँ इस तरफ हम स्कूल में देखते हैं कि माधव रंगना की से माफी मांगने के लिए आता है। वो उससे कहता है कि कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचकर मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था, मैं क्या करूं ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रंगना की कहती है कि तो अब यहाँ पर आप क्या बात करने के लिए आए हो, कल जब आपको बोलना था तब आप चुप थे। माधव कहता है कि रंगना की ऐसी बात नहीं है, सभी लोग आप जैसे ही स्ट्रांग नहीं होते जो कि इतनी जल्दी बातों को भूलकर कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा दिखा दे। अब ये बात सुनकर रंगना की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि किसने कहा कि मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बस दिखा नहीं रही हूँ। आप क्या चाहते हो कि मैं दुखी होकर आत्महत्या कर लूं? इससे क्या होगा? मैं जिंदा रहकर इस अपराध के खिलाफ आवाज उठाकर उन लड़कों को सजा दिलवाऊंगी। और ये घटना होने के बाद क्या मुझे अपनी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? मेरे साथ ये एक एक्सीडेंट हुआ है, ना कि बल्कि मैंने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। बस आप रहने दीजिए, अब हमारे बीच वैसा कोई भी रिलेशन नहीं है। आइंदा से हम इस बात पर कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। आज से हम पहले जैसे रहेंगे, जैसे एक टीचर की भांति रहते थे। ऐसा कहकर रंगना की वहाँ से चली जाती है। लेकिन दोस्तों तब लाइब्रेरी में कृष्णमूर्ति भी मौजूद था, जो कि इन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। और वो भी इन सारी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान था कि इतना सब कुछ हो गया और उसे कुछ भी पता नहीं था। अब दोस्तों उसके थोड़ी देर बाद रंगनाकी को एक लेटर मिलता है और उस लेटर को पढ़ने के बाद वो तुरंत ही अपने स्कूल के हॉल में पहुंचती है। और दोस्तों यहाँ पर हम एक शॉकिंग बात देखते हैं, मतलब कि रंगनाकी के दोस्त जानसी ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी थी। जानसी ने उस लेटर में लिखा था कि दरअसल उसका जीजा जानसी का बहुत ज्यादा शोषण करता था। उसने जीजा ने जानसी को धमकी दी थी कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी, वो उसकी इच्छा पूरी नहीं करेगी, तो वो जानसी की बहन की जिंदगी बर्बाद कर देगा। और इसी धमकी की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती और जीजा उसके ऊपर हर रोज अत्याचार करता था। लेकिन एक दिन इन सबसे परेशान होकर जानसी ने आत्महत्या कर ली। अब दोस्तों यहाँ पर रंगनाकी अपने दोस्त को खोकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों ऐसे ही 7-8 दिन बीत जाते हैं। रंगनाकी बहुत ज्यादा मायूस रहने लगी थी। एक दिन वो अपने स्कूल के हॉल में बैठकर अपने दोस्त को याद कर रही होती है कि तभी वहाँ पर कृष्णमूर्ति आता है और उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है। कहता है कि एक दिन एक भाई और बहन पेंटिंग करने के लिए गार्डन में गए थे। बहन अपने भाई की पेंटिंग बनाना शुरू करती है।
लेकिन तभी अचानक कुछ गुंडे लोग वहां पर आकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। उन लोगों ने उसके भाई के सर पर बहुत ही बुरी तरीके से हमला करके उसे बेहोश कर दिया और फिर उसकी बहन के साथ बलात्कार करके वो लोग वहां से भाग गए। बेहोश होने के कारण वो भाई अपनी बहन की इज्जत बचा नहीं पाया और आज तक वो इसी गिल्ट में जी रहा है। कृष्णमूर्ति कहता है कि मैडम, वो भाई और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। और ये सारी बातें सुनने के बाद रंगनायकी को बहुत ज्यादा दुख होता है कि कृष्णमूर्ति और उसकी बहन के साथ ऐसी घटना हुई। लेकिन अब कृष्णमूर्ति उसे कहता है कि मैडम, कल मेरे उसी बहन की शादी है और आपको शादी में जरूर आना होगा। तो रंगनायकी शादी में आने के लिए मान जाती है। अब उसके अगले ही दिन हम मंदिर में कृष्णमूर्ति की बहन की शादी होता हुआ देखते हैं और यहाँ पर ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। तो उसके थोड़ी देर बाद कृष्णमूर्ति रंगनायकी से कहता है कि उस दिन मैंने आपसे झूठ कहा था, मैं आपसे सचमुच में प्यार करता हूँ। रंगनायकी कहती है कि कृष्णमूर्ति, मेरे साथ जो घटना हुई है अगर उसके बारे में तुम्हें पता चल गया तो तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगे। कृष्णमूर्ति कहता है कि मैं आपका साथ छोड़ने के लिए माधव नहीं हूँ। आपके साथ जो कुछ भी घटना हुई है उसके बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया है। ऐसी घटना मेरे बहन के साथ होने के बावजूद भी मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा, इसलिए आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपका भी साथ नहीं छोड़ूंगा। प्लीज रंगनायकी, मेरे प्यार को एक्सेप्ट कीजिए। मैं आपसे सच में दिल से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं आपका जिंदगी भर साथ निभाऊंगा। तब यहाँ पर सारी बातें सुनने के बाद रंगनायकी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसे समझ में आ चुका था कि कृष्णमूर्ति एक बहुत ही अच्छा इंसान है और उसे बहुत ज्यादा प्यार भी करता है। और दोस्तों, यहाँ पर रंगनायकी कृष्णमूर्ति के गले लगती है और उसके बाद उन दोनों की शादी भी हो जाती है। अब दोस्तों, कहानी के एंडिंग में हमें कोर्ट का सीन दिखा जाता है जहाँ पर कटघरे में वो 4 लड़के मौजूद थे। अब यहाँ पर कृष्णमूर्ति रंगनायकी का पूरा पूरा सपोर्ट करता है और रंगनायकी यहाँ पर अपने पास जो मेमोरी कार्ड और उसने शूट किया हुआ वीडियो था उसे वो कोर्ट में प्रोवाइड करती है ताकि इन चारों के खिलाफ ठोस सबूत मिल सके। अब इन सबूतों को देखकर ये बातें तो क्लियर हो जाती है कि इन लड़कों ने मिलकर रंगनायकी के साथ बहुत ही बुरा काम किया है और ये सब कुछ देखने के बाद कोर्ट इन लड़कों को माफी न देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। और दोस्तों, इस तरह से रंगनायकी को इंसाफ मिल जाता है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रंगनायकी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और मुसीबतों का डटकर सामना करके अपनी जिंदगी को फिर से खुशहाल बनाया। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।